हारान बाबू लड़ाई के मैदान में उतर आए। स्टीमर में विनय के साथ आए हुए ललिता को लगभग 15 दिन हो गए थे। दो एक लोगों के कानों में यह बात पड़ चुकी थी और धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन अब 2 ही दिन में यह समाचार फूस में लगी आग की तरह चारों ओर फैल गया। काफ़ी लोगों को हारान बाबू ने यह समझाया कि ब्रह्म समाज के धर्मपूर्वक नैतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए इस ढंग के कदाचार का दमन करना उनका परम कर्तव्य है। वैसे ऐसी बातें समझाने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब हम सत्य के अनुरोध से, कर्तव्य के अनुरोध से प्रेरित होकर दूसरों की गलती पर घृणा प्रकट करने वाला दंड का विधान करने को तैयार होते हैं, तब सत्य और कर्तव्य के अनुरोध को मानना हमारे लिए बहुत कठिन नहीं होता। इसलिए जब हारान बाबू के ब्रह्म समाज में अप्रिय सत्य की घोषणा की और कठोर कर्तव्य की बात उठाई, तब इतनी बड़ी अप्रियता और कठोरता के डर से भी अधिकतर लोग उत्साहपूर्वक उनकी मदद करने से ना हिचकिचाए। ब्रह्म समाज के हितैषी लोग गाड़ी पालकी किराए पर लेकर भी एक दूसरे के घर जाकर कह आए कि आजकल जब ऐसी ऐसी बातें होनी शुरू हो गई है, तब ब्रह्म समाज का भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण है। इसके साथ ही तरह तरह से अलंकृत होकर यह बात भी फैलने लगी कि सुचरिता हिंदू हो गई है और हिंदू मौसी के घर आश्रय लेकर जप तप यज्ञ अनुष्ठान और ठाकुर पूजा में ही दिन बिताने लगी है। ललिता के मन में कई दिन से एक लड़ाई चल रही थी। रोज रात को सोने से पहले वह कहती, मैं कभी नहीं मानूंगी, और रोज सवेरे नींद खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे दोहराती थी, कभी किसी तरह हार नहीं मानूंगी। यह जो विनय की चिंता उसके पूरे मन में छाई हुई थी, विनय निचले कमरे में बैठा बातचीत कर रहा है, यह सुन पाते ही उसके मन में एक खलबली मच जाती थी। 2 दिन लगातार विनय के उनके घर ना आ पाने पर वह जैसे रूठकर अपने को ही सताने लगती थी। बीच बीच में कई बहानों से सतीश को विनय के घर जाने के लिए प्रोत्साहित करती थी और उसके लौटने पर विनय क्या कर रहा था तथा उससे क्या बात हुई, इसका पूरा ब्यौरा जानने की चेष्टा करती थी। इन सब के लिए ललिता जितना ही अपने को विवश पाती, उतना ही अपनी हार की गलानी उसे और बेचैन कर देती। कभी कभी उसे इस बात पर भी गुस्सा हो आता कि परेश बाबू ने विनय और गोरा के साथ क्यों उनके मेल मिलाप में बाधा नहीं दी, लेकिन वह आखिर तक लड़ती ही रहेगी, मर जाएगी पर हार नहीं, यह उसकी प्रतिज्ञा थी। उसका जीवन कैसे कटेगा, इस संबंध में उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उदित होती रहती थी। यूरोप की लोक हितैषिनी स्त्रियों के जीवन चरित्र और कीर्ति की जो सब बातें उन्होंने पढ़ रखी थी, वे सब स्वयं उसके लिए साध्य और संभव है, ऐसा उसे लगने लगा था। ललिता ने एक दिन जाकर परेश बाबू से कहा, बाबा, मैं क्या किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं कर सकती? स्थिर दृष्टि से परेश बाबू ने अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखा। उसकी 2 करुण आंखें जैसे हृदय की अतृप्ति की वेदना के कारण कंगाल सी होकर यह प्रश्न पूछ रही थी। उन्होंने स्निग्ध स्वर से कहा, क्यों नहीं कर सकती बेटी, लेकिन लड़कियों का ऐसा स्कूल है कहाँ? जिस समय का जिक्र हो रहा है उस समय लड़कियों के स्कूल अधिक नहीं थे, साधारण पाठशालाएं थी और भद्र घरों की लड़कियों ने अभी मास्टरनी का काम करना शुरू नहीं किया था। ललिता ने उदास होकर कहा, स्कूल नहीं है बाबा। परेश बाबू ने कहा, कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। ललिता ने कहा, अच्छा बाबा, लड़कियों का स्कूल क्या शुरू नहीं किया जा सकता? परेश बाबू ने कहा, काफ़ी खर्च का मामला है और बहुत लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। ललिता यही समझती थी कि अच्छे काम का संकल्प कर लेना ही कठिन है, उसके साधन जुटाने के मार्ग में भी इतनी बाधाएं होंगी, यह उसने नहीं सोचा था। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर धीरे धीरे चली गई। अपनी इस सबसे चहेती बेटी के हृदय में कहाँ कौन सी व्यथा है, परेश बाबू बैठकर यही सोचने लगे। हारान बाबू विनय के बारे में भी उस दिन जो इशारा कर गए थे, वह भी उन्हें याद आया। उन्होंने लंबी सांस लेकर अपने आप से पूछा, मैंने क्या नासमझी का काम किया है? अपनी किसी दूसरी लड़की की बात होती तो उन्हें विशेष फिक्र नहीं होती, लेकिन मानो ललिता का जीवन ललिता के लिए बहुत ही सच्चा पदार्थ है। वहाँ अधूरी बात करना वह जानती ही नहीं। उसके लिए सुख दुख आधे सत्य और आधे झूठ नहीं होते। अपने जीवन में ललिता प्रतिदिन यह व्यर्थ का धिक्कार सहती हुई कैसे जी सकेगी? उसके सामने कहीं कोई प्रतिष्ठा, कोई मंगल परिणाम नहीं दिखाई देता और इस तरह निरुपाय बहते चले जाना भी उसके स्वभाव में नहीं है।
ललिता उसी दिन तीसरे पहर सुचरिता के घर जा पहुंची। सुचरिता के घर में सजावट कुछ खास नहीं थी। फर्श पर एक मामूली दरी, जिसके एक तरफ सुचरिता का बिस्तर लगा था और दूसरी तरफ हरी मोहिनी का। हरी मोहिनी खाट पर नहीं सोती, इसलिए एक ही कमरे में सुचरिता भी उनके साथ फर्श पर ही बिस्तर लगाती है। दीवार पर परेश बाबू का चित्र टंगा था। साथ के छोटे कमरे में सतीश की खाट पड़ी थी और एक तरफ एक छोटी मेज पर कलम, दवात, किताब, कॉपियाँ तथा स्लेट आदि इधर उधर बिखरी हुई थी। सतीश स्कूल गया हुआ था। घर में नीरवता थी। हरी मोहिनी भोजन के बाद अपनी चटाई पर लेटी सोने की तैयारी कर रही थी और सुचरिता पीठ पर खुले बाल फैलाए दरी पर बैठी हुई, गोद में तकिया रखे मगन होकर कुछ पढ़ रही थी। उसके सामने और भी 2 किताबें रखी हुई थी। सहसा ललिता को कमरे में आते देखकर सुचरिता ने जैसे लज्जित होकर पहले किताब बंद कर दी, फिर मानो अपनी लज्जा पर ही लज्जित होकर पुस्तक को ज्यों का त्यों रख दिया। ये सब पुस्तकें गोरा की रचनाएं थी। उठकर बैठते हुए हरी मोहिनी ने कहा, आओ आओ ललिता बेटी आओ। तुम लोगों का घर छोड़कर सुचरिता के जी कैसा होता रहता है यह मैं जानती हूँ। जब उसका मन बेचैन होता है तभी वह किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती है। मैं अभी लेटी लेटी सोच रही थी कि तुम लोगों में से कोई आ जाता तो अच्छा होता, तभी तुम आ गई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। जो बात ललिता के मन में थी वही उसने सुचरिता के पास बैठते ही शुरू कर दी। बोली, सुचि दीदी, हमारे मोहल्ले में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया जाए तो कैसा रहे? हक्का बक्का होकर हरी मोहिनी ने कहा, लो सुन लो, तुम लोग स्कूल चलाओगी? सुचरिता ने कहा, लेकिन चलेगा कैसे यह तो बता। कौन हमारी मदद करेगा? बाबा से बात की थी? ललिता ने कहा, हम दोनों तो पढ़ा सकेंगी, शायद बड़ी दीदी भी तैयार हो जाए। सुचरिता बोली, सिर्फ पढ़ने भर की बात तो नहीं है। कैसे स्कूल का काम चलाया जाएगा, उसके सब नियम बनाने होंगे, मकान ठीक करना होगा, छात्राएं जुटानी होंगी, खर्च के लिए पैसा जुटाना होगा। हम 2 लड़कियां यह सब कैसे कर पाएंगी? ललिता ने कहा, दीदी ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। लड़की होकर जन्म लिया है, क्या इसलिए जीवन भर मन मारकर घर में पड़ी पड़ी कुड़ती रहेंगी? दुनिया के किसी काम ना आएंगी? जो दर्द ललिता की बात में था वह सुचरिता के हृदय में भी गूंज गया। वह कुछ उत्तर ना देकर सोचने लग गई। ललिता ने कहा, मोहल्ले में ही अनेक लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें ज्यों ही पढ़ाना चाहें तो माँ बाप खुश ही होंगे। उनमें से जितनी मिल जाए उन्हें जुटाकर इसी घर में पढ़ाया जा सकता है, इसमें कौन सा खर्च लगेगा? मोहल्ले भर के घरों की अपरिचित लड़कियों को जुटाकर घर में ही पढ़ाने के प्रस्ताव से हरी मोहिनी उद्विग्न हो उठी। अपनी पूजा अर्चना को लेकर वे तो अलग अलग शुद्ध होकर रहना चाहती है, उसमें विघ्न की संभावना से वे आपत्ति करने लगी। सुचरिता ने कहा, डरो मत मौसी, छात्राएं मिल गईं तो उनका काम हमारे निचले तल्ले के कमरे में ही चल जाएगा। उन्हें हम ऊपर तुम्हारे कमरे में उत्पात नहीं करने लाएंगी। अच्छा ललिता, पढ़ने वाली लड़कियां यदि मिल जाए तो मैं राजी हूँ। ललिता ने कहा, अच्छा देख ही क्यों ना लिया जाए। बार बार हरी मोहिनी कहती रही, बेटी हर मामले में जब तुम लोग क्रिस्तानों की तरह हो जाओगी तो कैसे चलेगा? अच्छे घर की लड़कियां जाकर स्कूल में पढ़ाएंगी, आज तक यह तो कभी नहीं सुना। परेश बाबू के घर की छत से आसपास के घरों की छतों पर खड़ी लड़कियों से बातचीत होती रहती थी। इस परिचय में एक बाधा भी थी, क्योंकि अक्सर आसपास के घरों की लड़कियां इस बारे में सवाल पूछती थी और विस्मय प्रकट करती थी कि इस घर की लड़कियों का इतनी उम्र हो जाने पर भी अभी तक विवाह क्यों नहीं हुआ। इसलिए ललिता छत पर की इस बातचीत में भाग नहीं लेती थी। छतों के द्वारा दोस्ती के इस विस्तार में लावण्य का ही उत्साह सबसे अधिक था। दूसरी गृहस्थियों के हालचाल जानने में उसके कौतूहल की सीमा नहीं थी। पड़ोसियों के रोजमर्रा के जीवन की प्रधान और अप्रधान अनेक बातों की चर्चा दूर से ही हवा के सहयोग से उसके साथ होती रहती थी। अक्सर तीसरे पहर खुले आकाश के नीचे हाथ में कंघी लिए बाल संवारते संवारते उसकी और उसकी सहेलियों की सभा जुटा करती थी। ललिता ने अपने प्रस्तावित लड़कियों के स्कूल के लिए छात्राएं जुटाने का भार लावण्य को सौंप दिया। जब छतों पर से लावण्य ने इस प्रस्ताव की घोषणा कर दी तब कई लड़कियां उत्साहित हो उठी। ललिता प्रसन्न होकर सुचरिता के घर की निचली मंजिल का कमरा झाड़ पोंछ कर धोकर सजाकर तैयार करने में जुट गई, लेकिन उसका स्कूल सूना ही रह गया।
पढ़ाने के बहाने अपनी लड़कियों को फुसलाकर ब्रह्म समाजी घर में ले जाने के प्रस्ताव पर पड़ोसी गृहस्वामी बहुत बिगड़ गए। यहाँ तक कि जब उन्हें पता लगा कि परेश बाबू की लड़कियों के साथ उनकी लड़कियों की जान पहचान है और उनमें बातचीत होती रहती है, तब उसे रोकना भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। उन्हें लड़कियों का छत पर जाना बंद करने का अवसर मिल गया। ब्रह्म समाजी पड़ोसी की लड़कियों के सांध्य संकल्प के बारे में भी उन्होंने जो बातें कही वे कुछ प्रशंसा की नहीं थी। बेचारी लावण्य ने यथासंभव कंघी हाथ में लिए छत पर पहुंचकर देखा, आसपास की छतों पर नवीनाओं का स्थान प्रवीणाओं ने ले लिया है और उनमें से किसी से भी वह दो मधुर शब्द ना पा सकी। इससे भी ललिता हताश न हुई। उसने सोचा, बहुत सी गरीब ब्रह्म समाजी लड़कियां ऐसी हैं जिनके लिए बेथ्यून स्कूल पढ़ने जाना सहज नहीं है। उन्हीं को पढ़ाने का भार लेने से उपकार हो सकता है। ऐसी छात्राओं की खोज में वह स्वयं भी लगी और सुधीर को भी उसने लगा दिया। उन दिनों परेश बाबू की लड़कियों के पढ़ने लिखने की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि वह ख्याति सच्चाई को भी बहुत पीछे छोड़ गई थी। इसलिए यह सुनकर कि ये लड़कियां पढ़ाने का अवैतनिक भार लेंगी, उनके माता पिता प्रसन्न हो उठे। शुरू में तो 2-4 दिन के भीतर ही 5-6 लड़कियों को लेकर ललिता का स्कूल चल निकला। परेश बाबू के साथ स्कूल की चर्चा करके उसके नियम बनाने, उसकी व्यवस्था करने आदि में ललिता ने अपने लिए कोई समय ही नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि वर्ष के अंत में परीक्षा के बाद लड़कियों को इनाम कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में ललिता की लावण्य के साथ बाकायदा बहस भी छिड़ गई। जो पुस्तकें ललिता सुझाती थी वह लावण्य को पसंद नहीं थी और लावण्य की पसंद ललिता को नहीं जचती थी। परीक्षा कौन कौन लेंगे इस पर भी बहस हो गई। लावण्य को यद्यपि हारान बाबू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तथापि उनके पांडित्य की ख्याति से वह प्रभावित थी। उनको स्कूल की परीक्षा या शिक्षा या किसी एक काम में हारान बाबू को नियुक्त होने से वह स्कूल के लिए विशेष गर्व की बात होगी, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं था। किंतु ललिता ने सारी बात ही निरस्त कर दी। हारान बाबू के साथ उनके इस स्कूल का किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकेगा। 2-3 दिन के भीतर ही उसकी छात्राओं की संख्या कम होते होते अंततः क्लास शून्य हो गई। ललिता क्लास में अकेली बैठी नौकरों की आहट सुनते ही छात्राओं के आने की संभावना से सजग हो उठती, लेकिन कोई आता ही नहीं। इस प्रकार जब दोपहर बीत गई तब उसने समझ लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जिस छात्रा का घर नज़दीक था ललिता उससे मिलने गई। उसने रुआंसी सी होकर कहा, माँ मुझे जाने नहीं देती। माँ ने बताया, असुविधा होती है, लेकिन क्या असुविधा है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। ललिता स्वाभिमानिनी थी। दूसरी ओर से अनिच्छा का जरा सा भी लक्षण देखने पर जिद करना या कारण पूछना उससे नहीं होता था। उसने कहा, असुविधा होती है तो जाने दीजिए। इसके बाद जिस दूसरे घर में ललिता गई वहाँ साफ साफ बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, सुचरिता आजकल हिंदू हो गई है, जात पात मानने लगी है, उसके घर ठाकुर पूजा होती है इत्यादि। ललिता ने कहा, अगर इस कारण से आपत्ति हो तो स्कूल हम लोगों के घर भी चल सकता है। लेकिन आपत्ति का निराकरण इससे भी होता नहीं दिखाई दिया। कुछ और भी बात थी। किसी और के घर न जाकर ललिता ने सुधीर को बुला भेजा और पूछा, सुधीर क्या हुआ है, सच सच बताओ तो। सुधीर ने कहा, पानू बाबू तुम्हारे इस स्कूल का विरोध करने पर लगे हुए हैं। ललिता ने पूछा, क्यों, दीदी के घर मूर्ति पूजा होती है इसलिए। सुधीर ने कहा, केवल इसलिए नहीं। अधीर होकर ललिता ने पूछा, और क्या, कहे ही डालो। सुधीर ने कहा, बहुत सी बातें हैं। ललिता ने पूछा, मेरा भी कुछ अपराध है। सुधीर चुप रहा। ललिता का चेहरा लाल हो उठा। उसने कहा, यह मेरी उस स्टीमर यात्रा की सजा है। मैंने अगर गलत काम भी किया हो तो अच्छा काम करके उस प्रायश्चित करने का रास्ता हमारे समाज में क्या बिल्कुल बंद हो गया है? क्या मेरे लिए इस समाज में सब शुभ कार्य निषिद्ध है? मेरी और हमारे समाज की आध्यात्मिक उन्नति का तुम लोगों ने यही रास्ता निकाला है? बात को कुछ नरम करने के लिए सुधीर ने कहा, ठीक इसलिए नहीं, उन्हें यह भी डर है कि कहीं विनय बाबू वगैरह भी आगे चलकर इस स्कूल के साथ ना जुड़ जाए। एकाएक आग की तरह भड़क कर ललिता ने कहा, वह डर की नहीं, भाग्य की बात होगी। योग्यता में विनय बाबू की बराबरी कर सकने वाले उनमें कितने होंगे? सुधीर ललिता का गुस्सा देखकर संकुचित होता हुआ बोला, यह बात तो है, लेकिन विनय बाबू तो ब्रह्म समाज के नहीं है, यही ना, इसलिए ब्रह्म समाज उन्हें सजा देगा। मैं ऐसी समाज पर गर्व नहीं कर सकती। सुचरिता छात्राओं के बिल्कुल गायब हो जाने से समझ गई थी कि क्या मामला है और कौन इसकी जड़ में है।
इस बारे में वह कोई बात ना कहकर ऊपर के कमरे में सतीश को उसकी परीक्षा की तैयारी करने में लग गई थी। सुधीर से बात होने पर ललिता सुचरिता के पास गई और बोली, सुना? मुस्कुराकर सुचरिता ने कहा, सुना तो नहीं लेकिन समझ सब लिया। ललिता ने कहा, क्या यह सब सह लेना होगा? ललिता का हाथ पकड़कर सुचरिता ने कहा, सह लेने में तो अपमान नहीं है। बाबा कैसे सब सह लेते हैं यह तुमने नहीं देखा? ललिता ने कहा, लेकिन सुचि दीदी, कई बार मुझे लगता है कि अन्याय को सहना उसे स्वीकार कर लिया जाना है। अन्याय के प्रति उचित व्यवहार यही है कि उसे सहा ना जाए। सुचरिता बोली, तो तू क्या करना चाहती है वह बता। ललिता ने कहा, वह तो मैंने अभी नहीं सोचा। मैं क्या कर सकती हूँ यह भी नहीं जानती, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम जैसी लड़कियों के साथ जो ऐसी नीचता कर रहे हैं, वे अपने को चाहे जितना बड़ा आदमी समझते हो, है डरपोक ही। उनसे मैं किसी तरह हार नहीं मानूंगी, किसी तरह नहीं। ये जो वे करना चाह रहे कर ले। यह कहते हुए ललिता ने जोर से पैर पटक दिया। कोई उत्तर दिए बिना सुचरिता धीरे धीरे ललिता के हाथ पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाई ललिता, एक बार बाबा से बात करके तो देख। ललिता उठ खड़ी हुई। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। अपने घर के द्वार के पास पहुंचकर ललिता ने देखा विनय सिर झुकाए हुए वहां से निकल रहा था। ललिता को देखकर विनय चौंक कर पल भर खड़ा रहा और मन ही मन तर्क वितर्क करता रहा कि ललिता से दो एक बात कर ले या नहीं। फिर अपने को रोककर ललिता की ओर आंखें उठाए बिना उसे नमस्कार करके सिर झुकाए हुए ही चला गया। ललिता को मानो किसी ने गरम सलाख से दाग दिया हो। वह तेजी से भीतर गई और सीधे अपने कमरे में पहुंची। मेज के पास बैठी वरदा सुंदरी एक लंबा खाता लिए हिसाब में मन लगाने का प्रयत्न कर रही थी। ललिता का चेहरा देखकर ही वरदा सुंदरी के मन में खटका हुआ। उन्होंने हड़बड़ाकर हिसाब की कॉपी में बिल्कुल डूब जाने का ऐसा नाटक किया मानो उनमें कोई रकम है जो ठीक ठीक मिल ना जाने से उनकी सारी गृहस्थी छिन भिन हो जाएगी। कुर्सी खींचकर ललिता मेज के पास बैठ गई। वरदा सुंदरी ने तब भी मुंह नहीं उठाया। ललिता ने कहा, माँ। वरदा सुंदरी बोली, ठहर बेटी, मैं यह। और वह कॉपी की ओर और भी झुक गई। ललिता ने कहा, मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगी, बस एक बात जानना चाहती हूँ। विनय बाबू आए थे? कॉपी पर से आंखें हटाए बिना वरदा सुंदरी ने कहा, हाँ। उनसे तुम्हारी क्या बात हुई? वह लंबी बात है। मेरे बारे में कोई बात हुई कि नहीं? बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वरदा सुंदरी ने कलम रख दी और कॉपी से आंखें उठाकर कहा, हुई तो थी। मैंने देखा कि बात बढ़ती ही जा रही है। समाज के लोग चारों ओर निंदा कर रहे हैं, इसलिए चेतावनी देने की ज़रूरत पड़ी। ललिता का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसका सिर मानो झंझना उठा। उसने पूछा, बाबा ने क्या विनय बाबू को यहाँ आने से मना किया है? वरदा सुंदरी बोली, वे क्या ये सब बातें सोचते हैं? सोचते होते तो शुरू से ही यह सब ना कुछ हो पाता। ललिता ने पूछा, पानू बाबू हमारे यहाँ आ सकेंगे? आश्चर्य में आकर वरदा सुंदरी ने कहा, लो और सुनो, पानू बाबू क्यों नहीं आएंगे? विनय बाबू ही क्यों नहीं आएंगे? वरदा सुंदरी ने कॉपी फिर अपनी ओर खींचते हुए कहा, ललिता, तुझसे मैं पार नहीं पा सकूंगी। तू जा, अभी मुझे जला मत, मुझे बहुत काम है। दोपहर के समय ललिता सुचरिता के घर स्कूल में पढ़ाने जाती है। इसी अवसर से लाभ उठाकर वरदा सुंदरी ने विनय को बुलाकर जो कहना था कह सुन लिया था। उन्होंने सोचा था ललिता को पता भी ना लगेगा। अचानक ऐसी पकड़ी जाकर वे मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने समझ लिया कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा और अब यह मामला आसानी से सुलझेगा भी नहीं। उनका गुस्सा जाकर अपने गैर जिम्मेदार स्वामी पर ही पड़ा। ऐसे बुद्धू के साथ गृहस्थी चलाना स्त्री की कैसी मुसीबत है। ललिता हृदय में उमड़ती हुई आंधी लिए चली गई। परेश बाबू निचले कमरे में बैठे चिट्ठी लिख रहे थे। वहां जाकर एकाएक ललिता उनसे पूछ बैठी, बाबू, विनय बाबू क्या हम लोगों से मिलने के योग्य नहीं है? परेश बाबू प्रश्न सुनते ही सारी परिस्थिति समझ गए। उनके परिवार को लेकर उनके समाज में आजकल जो तूफान उठ खड़ा हुआ था वह परेश बाबू से छिपा हुआ न था। उसे लेकर वे काफ़ी चिंतित भी थे। अगर विनय के प्रति ललिता के मन के भाव के बारे में उन्हें कोई शंका ना होती तो केवल बाहर की बातों की ओर वे जरा भी ध्यान ना देते। लेकिन अगर विनय के प्रति ललिता के मन में अनुराग हो तब उस अवस्था में उनका क्या कर्तव्य है, यह प्रश्न बार बार स्वयं से पूछते थे।
ब्रह्म धर्म में दीक्षा लेने के बाद से उनके परिवार में यही एक संकट का अवसर आया है। इसलिए जहाँ एक ओर भय और कष्ट भीतर ही भीतर उन्हें कचोट रहे थे, वहाँ दूसरी ओर उनकी सारी चित्त शक्ति जागृत होकर कह रही थी, ब्रह्म धर्म ग्रहण करते समय जैसे एकमात्र ईश्वर की ओर ध्यान रखकर कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, जैसे सुख संपत्ति समाज सभी के ऊपर केवल सत्य को स्वीकार करने से जीवन हमेशा के लिए धन्य हो गया था, अब भी अगर वैसे ही परीक्षा का दिन उपस्थित हो तो उसी को धारण करके उत्तीर्ण होऊंगा। परेश बाबू ने ललिता के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं तो विनय को अच्छा ही समझता हूँ। उनकी जितनी विद्या बुद्धि है उतना ही ऊंचा चरित्र भी है। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता ने फिर कहा, गौर बाबू की माँ इस बीच 2 बार हमारे घर आ चुकी है। आज सुची दीदी के साथ जरा उधर हो जाऊं। क्षण भर परेश बाबू जवाब ना दे सके। वे निश्चय ही जानते थे कि इस चर्चा के समय इस तरह आने जाने से उसकी निंदा को और भी बल मिलेगा, लेकिन उनके मन ने कहा, जब तक यह अन्याय ना हो मैं इसका निषेध नहीं कर सकता। वे बोले, अच्छी बात है, जाओ, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता। विनय जिस जगह पर इतने दिनों से यूं निश्चिंत भाव से अतिथि और मित्र के रूप में आता जाता रहा है, उसी के नीचे समाज का ज्वालामुखी फूट पड़ने की तैयारी कर रहा है। स्वप्न में भी उसे इसका गुमान न था। शुरू में परेश बाबू के परिवार से मिलने जुलने में उसे बहुत संकोच होता था। कहाँ कितनी दूर तक उससे अधिकार की मर्यादा है, यह निश्चय पूर्वक ना जानने के कारण वह सदा डरा डरा रहता था। धीरे धीरे जब उसका डर मिट गया तब वह यह भूल ही गया कि कहीं और भी कुछ भी संकट की शंका हो सकती है। आज हठात यह सुनकर कि उसके व्यवहार के कारण ललिता को समाज के लोगों में निंदित होना पड़ रहा है, उसके सिर पर मानो वज्र गिर पड़ा। उसके क्षोभ का विशेष कारण यह भी था कि वह स्वयं जानता था ललिता के संबंध में उसके मनोभाव साधारण बंधुत्व की सीमा पार करके कहीं आगे बढ़ गए थे, और वर्तमान परिस्थिति में दोनों समाजों का मतभेद देखते हुए मन ही मन इसे वह अपना अपराध ही समझता था। उसने अनेक बार सोचा था, इस परिवार में विश्वस्त अतिथि के रूप में आकर वह अपने उचित स्थान पर नहीं रह सका। एक स्तर पर वह छल कर रहा है और उसके मन का भाव इस परिवार के लोगों पर ठीक ठीक प्रकट हो जाने पर उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसे समय एक दिन दोपहर को जब वरदा सुंदरी ने चिट्ठी लिखकर विनय को विशेष रूप से बुला भेजा और पूछा, विनय बाबू आप तो हिंदू हैं। विनय के स्वीकार करने पर जब फिर पूछा, आप हिंदू समाज को छोड़ तो नहीं सकेंगे। फिर विनय ने यह कहने पर कि वह उसके लिए असंभव होगा, जब वह फिर कह उठी, तब क्यों का कोई उत्तर विनय को नहीं सूझ पड़ा। फिर सिर झुकाए हुए बैठा ही रह गया। उसे लगा वह पकड़ा गया है। सबके सामने उसकी एक ऐसी बात प्रकट हो गई है जिसे वह चंद्र सूर्य वायु तक से छिपाए रखना चाहता था। बार बार वह यही सोचने लगा कि परेश बाबू ना जाने क्या समझते होंगे, ललिता ना जाने क्या समझती होगी, सुचरिता भी उसे ना जाने क्या समझती होगी। देवदूतों की किसी भूल के कारण थोड़े दिन स्वर्गलोक में उसे स्थान मिल गया था। आज अपने अनाधिकार प्रवेश की लज्जा पर बोझ सिर पर लादकर उसे यहाँ से निर्वासित हो जाना होगा। इसके बाद ही परेश बाबू की देहरी पार करते उसने जब ललिता को देखा, तब उसने सोचा ललिता ने अंतिम विदा के इस क्षण में अपना भारी अपराध स्वीकार कर और अपमानित होकर पिछले परिचय का एक समाधान कर देना चाहिए। लेकिन यह कैसे किया जाए, यही वह सोच न सका। इसलिए चुपचाप ललिता के चेहरे की ओर देखे बिना नमस्कार करके चला गया। अभी कुछ दिन तक परेश बाबू के परिवार से बाहर ही तो था विनय, आज फिर वैसे ही बाहर आ खड़ा हुआ। लेकिन कितना अंतर! यह बाहर आज इतना सूना क्यों है? इससे पहले जीवन में तो कोई कमी नहीं हुई। उसके गोरा, उसकी आनंदमयी तो वही है। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जल से विहीन हुई मछली है। किसी और अपने जीवन का कोई अवलंबन उसे नहीं दिखाई दे रहा था। घरों से पटे पड़े इस शहर के भीड़ भरे राजपथ पर सब ओर विनय को अपने जीवन के सर्वनाश का एक धुंधला विवर्ण चेहरा दिखाई देने लगा। इस विश्वव्यापी सन्नाटे और सुनेपन से वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। क्यों और कब ऐसा हुआ, क्यों यह संभव हुआ, यही प्रश्न वह एक हृदय विहीन निरुत्तर चुके शून्य से बार बार पूछने लगा। विनय बाबू, विनय बाबू! विनय ने पीछे मुड़कर देखा। सतीश था। विनय ने उसे गले से लगा लिया। बोला, क्यों भाई, क्या है बंधु? विनय का स्वर भर्रा उठा था। परेश बाबू के घर के स्नेह
में इस बालक का भी कितना योग था, यह विनय ने जैसे आज अनुभव किया, वैसे पहले कभी नहीं किया था। सतीश ने कहा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? कल लावण्य दीदी और ललिता दीदी हमारे यहाँ आएंगी। मौसी ने आपको निमंत्रण के लिए मुझे भेजा है। विनय ने समझ लिया कि मौसी को कुछ मालूम नहीं है। बोला, सतीश बाबू, मौसी को मेरा प्रणाम कहना, लेकिन मैं आ तो नहीं सकूँगा। अनुनय पूर्वक सतीश ने विनय का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकेंगे? आपको आना ही पड़ेगा, मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगा। सतीश के इतने आग्रह का एक विशेष कारण भी था। स्कूल में उसे पशुओं के प्रति व्यवहार विषय पर एक निबंध लिखने को मिला था। उस निबंध पर उसे 50 में से 42 नंबर मिले थे। वही निबंध विनय को दिखाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। विनय बड़े भारी विद्वान और समझदार है, यह वह जानता था। उसे विश्वास था कि विनय जैसा रसज्ञ आदमी ही उसके लेख का ठीक मूल्य समझ सकेगा। विनय यदि घोषित कर देगा कि उसकी रचना श्रेष्ठ है, तो अर्सित लीला द्वारा सतीश की प्रतिभा के बारे में अवज्ञा प्रकट करने पर स्वयं उसी की हंसी होगी। उसी ने मौसी को कहकर निमंत्रण भिजवाया था, क्योंकि जिस समय विनय उसके लेख के बारे में अपनी राय प्रकट करे, उस समय उसकी दीदियां वहां उपस्थित हो, यही उसकी इच्छा थी। किसी तरह विनय निमंत्रण पर नहीं आ सकेगा, यह सुनकर सतीश बिल्कुल उदास हो गया। विनय ने उसके गले में बाहर डालकर कहा, सतीश बाबू, तुम ही हमारे घर चलो। सतीश का लेख उसकी जेब में ही था, इसलिए विनय का निमंत्रण वह अस्वीकार ना कर सका। कवि यश प्रार्थी बालक स्कूल की परीक्षा निकट होने पर भी समय नष्ट करने का रिस्क लेकर भी विनय के घर चल पड़ा। विनय जैसे उसे किसी तरह छोड़ना ही ना चाहता था। सतीश का निबंध तो सुना ही, जो प्रशंसा की उसमें भी समालोचक की निरपेक्षता नहीं दिखाई दी। बाजार से मिठाई मंगाकर उसने सतीश को जलपान भी कराया। सतीश को फिर उसके घर के पास तक पहुंचाकर उसने अनावश्यक व्यस्तता दिखाते हुए कहा, अच्छा सतीश बाबू, चलूं? सतीश उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। नहीं, आप हमारे घर चलिए। विनय पर आज इस अनुनय का कोई असर नहीं हुआ। विनय किसी स्वप्न में चलता हुआ सा आनंदमयी के घर जा पहुंचा, लेकिन उनके सामने ना जा सका। छत पर उस सूने कमरे में चला गया, जो गोरा का सोने का कमरा था। इसी कमरे में उनकी बचपन की दोस्ती के कितने सुखदायक दिन, कितनी सुखद रातें बीती हैं। कितनी आनंद भरी बातें, कितने संकल्प, कितने गंभीर विषयों की चर्चा यहाँ हुई है। कितने दोस्ताना झगड़े और उसके बाद कितनी स्नेहपूर्ण सुलह। विनय ने चाहा अपने को भूलकर फिर उसी पुराने जीवन में प्रवेश कर जाए, लेकिन थोड़े दिनों तक नया परिचय उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने ठीक उसी जगह ना लौटने दिया। जीवन का केंद्र कब खिसक गया है और उसकी कक्षा में कितने परिवर्तन आ गए हैं, यह विनय इतने दिनों से स्पष्ट नहीं समझ सका था। आज जब इस बारे में कोई संदेह ना रहा, तब वह व्याकुल हो उठा। छत पर सूखने के लिए कपड़े डाले गए थे। तीसरे पहर धूप ढलने पर आनंदमयी उन्हें उठाने आई तो गोरा के कमरे में विनय को देखकर अचरज में आ गई। जल्दी से पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, विनय, क्या हुआ है विनय? तुम्हारा चेहरा ऐसा सफ़ेद क्यों हो गया है? विनय उठ बैठा, बोला, माँ, परेश बाबू के घर मैंने जब आना जाना शुरू किया तब गोरा नाराज होता था। उसके गुस्से को तब मैं ज्यादती समझता था, लेकिन वह उसकी ज्यादती नहीं थी, मेरी बेवकूफ़ी थी। जरा हंसकर आनंदमयी ने कहा, तू बड़ा समझदार लड़का है, यह तो मैं नहीं कहती, लेकिन इस मामले में तेरी बुद्धि में क्या दोष तुझे दिखाई दिया है? विनय ने कहा, माँ, हमारा समाज बिल्कुल दूसरा ही है। यह बात मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी। उनकी दोस्ती से, व्यवहार से और उदाहरण से मुझे बड़ा आनंद होता था और लगता था कि उपकार भी होता है। इसी कारण मैं आकृष्ट हुआ। कुछ और भी बातें सोचने की हो सकती है, यह मुझे कभी सूझा ही नहीं। आनंदमयी बोली, मुझे तो तेरी बातें सुनकर अब भी वह नहीं सूझता। विनय ने कहा, माँ, तुम नहीं जानती, समाज में मैंने उन सब के बारे में बड़ी अशांति पैदा कर दी। लोग ऐसी बुराई करने लगे हैं कि अब मैं वहाँ। आनंदमयी ने कहा, गोरा बार बार एक बात कहा करता है, वह मुझे बहुत खरी लगती है। वह कहता है, जहाँ भीतर कहीं अन्याय हो, वहाँ बाहर शांति रहना ही सबसे बड़ा अनिष्ट है। उसके समाज में अशांति फैली भी तो तेरे पछताने की तो ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई देती। उससे फ़ायदा ही होगा। देख लेना, तेरा अपना व्यवहार सच्चा रहे, यही काफ़ी है। विनय के मन में इसी के बारे में तो खटका था। उसका अपना व्यवहार बुराई से परे है कि नहीं,
यही तो वह किसी के साथ निश्चित नहीं कर पा रहा था। ललिता जब दूसरे समाज की है, उसके साथ विवाह जब संभव ही नहीं है, तब उसके प्रति उसका अनुराग ही उसे एक छुपे पाप सा अखर रहा था। और यह सोचकर कि इसी घोर पाप के प्रायश्चित का समय आ उपस्थित हुआ है, मन ही मन वह दुखी हो रहा था। हठात वह कह उठा, माँ, शशिमुखी के साथ मेरे विवाह का जो प्रस्ताव हुआ था वह हुआ गया होता तो ठीक ही हुआ होता। जो मेरी सही जगह है वहीं बांध रखना ही ठीक है। ऐसा हो कि मैं वहाँ से जरा भी हिल ना सकूं। हंसकर आनंदमयी ने कहा, यानी शशिमुखी को अपने घर की बहू न बनाकर अपने गले का फंदा बनाकर रखना चाहता है। वह तो जैसे शशि का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा ना। इसी समय नौकर ने आकर सूचना दी कि परेश बाबू के घर से 2 लड़कियां आई है। सुनकर विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने समझा वे आनंदमयी के पास शिकायत लेकर आई हैं कि विनय को चेतावनी दे दी जाए। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जा रहा हूँ माँ। आनंदमयी ने भी उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल घर से ही मत चले जाना विनय, थोड़ी देर निचले कमरे में चलकर बैठ। नीचे जाते जाते बार बार विनय कहने लगा, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, जो हो गया सो तो हो गया। अब तो मैं मरकर भी वहां जाने वाला नहीं था। अपराध की सजा जब आग की तरह भड़क उठती है, तब अपराधी के जलकर राख हो जाने पर भी सजा की आग मानो बुझना ही नहीं चाहती। सड़क की ओर निचली मंजिल में गोरा का जो कमरा था, विनय उसमें प्रवेश करने ही जा रहा था कि महिम अपनी अचकन के बटनों के बंधन से अपनी तोंद को आज़ाद करते हुए ऑफिस से घर लौट आए। विनय का हाथ पकड़कर बोले, अरे यह तो विनय है, बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। यह कहते कहते विनय को वे गोरा के कमरे में ले गए और उसे कुर्सी पर बैठाकर स्वयं भी बैठ गए। जेब से डिब्बा निकालकर उन्होंने फौरन एक पान विनय को दिया। अरे तंबाकू लाना रे, यह पुकार लगाकर उन्होंने फौरन काम की बात चलाई। पूछा, उस मामले का क्या तय हुआ? और तो उन्होंने ध्यान दिया विनय का भाव पहले से कहीं नरम है। कोई विशेष उत्साह दिखाई दिया हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे बहाना करके बात को टाल देने की चेष्टा भी नहीं जान पड़ती। महिम भी उसी समय तिथि मुहूर्त सब पक्का कर लेना चाहा। विनय ने कहा, गोरा तो लौटा है। आश्वस्त होकर महिम ने कहा, वह तो अब 2-4 दिन की बात है। विनय, कुछ जलपान लाने को कह दूं, क्या राय है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत सूखा हुआ जान पड़ता है, तबीयत तो ठीक है ना? विनय ने जलपान के बोझ से छुटकारा पा लिया तो महिम अपनी क्षुधा शांति के लिए भीतर चले गए। विनय गोरा की मेज से यूं ही कोई पुस्तक उठाकर पन्ने पलटने लगा, फिर किताब फेंककर कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलने लगा। नौकर ने आकर कहा, माँ बुला रही है। विनय ने पूछा, किसे बुला रही है? नौकर बोला, आपको। विनय ने पूछा, और सब लोग हैं? नौकर ने कहा, हाँ है। विनय इस तरह ऊपर चला जैसे बच्चे परीक्षा भवन की ओर जाते हैं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर वह कुछ इधर उधर कर ही रहा था कि सुचरिता ने सदा की भांति सहज सौहार्द भरे स्निग्ध स्वर से कहा, आइए विनय बाबू। यह स्वर सुनकर विनय को ऐसा लगा जैसे उसने कोई अप्रत्याशित निधि पाली हो। विनय के कमरे में आने पर उसे देखकर सुचरिता और ललिता अचंभे में आ गई। उसे कितनी गहरी चोट पहुंची है, इसकी चिन्ह थोड़े समय में ही उसके चेहरे पर अंकित हो गए थे। सदा हंसते रहने वाला विनय का चेहरा एकाएक ऐसा हो गया था मानो लहलहाते खेत पर अचानक टिड्डी दल आक्रमण करके आगे बढ़ गया हो। ललिता के मन में व्यथा और करुणा के साथ साथ एक आनंद का भी आवाज दिखाई पड़ा। ललिता और दिन सहज ही विनय के साथ बातचीत शुरू नहीं करती थी, लेकिन आज जैसे ही विनय ने कमरे में प्रवेश किया वैसे ही वह कह उठी, विनय बाबू, आपसे हमें एक सलाह करनी है। हठात मानो कहीं से विनय के हृदय में आनंद का एक शब्द भेदी बाण आ लगा हो। वह उल्लास से भर उठा। उसका फीका उदास चेहरा पल भर में ही चमक उठा। ललिता ने कहा, हम सब बहनें मिलकर लड़कियों का एक छोटा सा स्कूल चलाना चाहती हैं। उत्साहित होकर विनय ने कहा, लड़कियों का स्कूल चलाना तो मेरे जीवन का एक बहुत पुराना संकल्प है। ललिता ने कहा, आपको इस मामले में हम लोगों की मदद करनी होगी। विनय ने कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा उसमें कोई चूक नहीं होगी। मुझे क्या करना होगा बताइए। ललिता ने कहा, हम लोग ब्रह्म हैं यह सोचकर हिंदू अभिभावक हमारा विश्वास नहीं करते, इसके लिए आपको यत्न करना होगा। खिलकर विनय ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, यह मैं देख लूँगा। आनंदमयी ने कहा,
यह काम यह अच्छी तरह कर सकता है। लोगों को बातों में उलझाकर मोह लेने में इसके समान कोई नहीं है। ललिता ने कहा, स्कूल का काम किस नियम से, किस ढंग से चलाना चाहिए, समय का विभाजन, क्लासों की व्यवस्था, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, यह सब भी आपको ही करना होगा। विनय के लिए यह काम भी मुश्किल नहीं था, लेकिन वह उलझन में पड़ गया। वरदा सुंदरी ने अपनी लड़कियों से मिलने जुलने से उसे मना कर दिया है और समाज में उसके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा है, यह बात क्या ललिता बिल्कुल नहीं जानती? इस स्कूल के बारे में ललिता का आग्रह मानकर विनय वचन दे तो वह अनुचित होगा या नहीं, और ललिता के लिए अनिष्टकर होगा या नहीं, ये प्रश्न उसे कचोटने लगे। दूसरी ओर अगर ललिता किसी शुभ काम में उसका सहयोग चाहती है तो यह कैसे हो सकता है कि वह पूरी निष्ठा से उस अनुरोध का पालन ना करे। इधर सुचरिता भी अचरज में आ गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ललिता हठात इस ढंग से लड़कियों के स्कूल के बारे में विनय से अनुरोध कर उठेगी। एक तो यूं ही विनय को लेकर काफ़ी समस्या पैदा हो गई है, उस पर और नई समस्या। ललिता सब समझकर और जानबूझकर ऐसा कर रही है, यह देखकर सुचरिता डर गई। ललिता के मन में विद्रोह का उदय हुआ है, यह तो उसने समझा, लेकिन इस झंझट में विनय को घसीटना क्या उसके लिए उचित है? कुछ चिंतित होकर सुचरिता ने कहा, इस बारे में एक बार बाबा से भी तो सलाह करनी होगी। कहीं अभी से विनय बाबू यह उम्मीद ना लगा बैठे कि उन्हें लड़कियों के स्कूल की इंस्पेक्टरी मिल गई। सुचरिता चतुराई से प्रस्ताव को टालना चाह रही है, यह विनय समझ गया। इससे उसके मन में और भी खटका हुआ। यह साफ समझा जा सकता है कि जो संकट आ खड़ा हुआ है उसे सुचरिता जानती है, तब निश्चय ही वह ललिता से भी छिपा नहीं है। तब ललिता क्यों ऐसा प्रस्तुत रख रही है, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया। ललिता ने कहा, बाबा से तो पूछना ही होगा। विनय बाबू राजी है, यह जानकर ही तो उनसे कहूँगी। वे कभी ऐतराज नहीं करेंगे, उन्हें भी हमारे इस विद्यालय में शामिल होना होगा। उसने फिर आनंदमयी की ओर मुड़कर देखा। आपको भी हम नहीं छोड़ेंगी, आनंदमयी ने हंसकर कहा। मैं तुम्हारे स्कूल में झाड़ू लगा आया करूँगी, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ भला? विनय ने कहा, इतना ही बहुत होगा माँ, तब विद्यालय बहुत निर्मल हो जाएगा। सुचरिता और ललिता के विदा लेकर चले जाने पर विनय भी फौरन पैदल ही ईडन गार्डन की सैर पर निकल पड़ा। माहिम ने आनंदमयी के पास जाकर कहा, विनय तो देखता हूँ काफ़ी राजी हो चला है, अब जितनी जल्दी हो सके काम निपटा देना ही अच्छा है। कौन जाने कब फिर किसकी राय बदल जाए। आनंदमयी ने चकित होकर कहा, यह कैसी बात करते हो? विनय फिर कब राजी हो गया? मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। महिम ने कहा, आज ही मेरे साथ उसकी बातचीत तय हो गई है। उसने कहा है कि गोरे के आते ही दिन ठीक किया जाएगा। सिर हिलाकर आनंदमयी ने कहा, महिम तुम गलत समझे हो, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ। महिम ने कहा, मेरी अकल कितनी भी मोटी हो, सीधी सीधी बात समझने लायक मेरी उम्र हो गई है, यह तुम मानो। आनंदमयी ने कहा, बेटा तुम नाराज हो गए यह मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे लेकर एक मुश्किल खड़ी होगी। गंभीर चेहरा बनाकर महिम ने कहा, मुश्किल खड़ी करने से ही मुश्किल खड़ी होती है। आनंदमयी ने कहा, महिम मुझे तुम लोग चाहे जो कहो मैं सह लूँगी, लेकिन जिस बात से जरा भी अशांति हो सकती है उसमें मैं योग नहीं दे सकती। यह तुम्ही लोगों के भले के लिए है। महिम ने कठोर होकर कहा, हम लोगों के भले का जिम्मा हमारे ही ऊपर छोड़ दो तो तुम्हें भी कुछ ना सुनना पड़े और शायद हमारा भी भला ही हो। बल्कि शशिमुखी का ब्याह हो जाने दो, उसके बाद ही हमारे भले की चिंता करो तो कैसा रहे। आनंदमयी ने और कुछ ना कहकर एक लंबी सांस ली। महिम जेब से डिब्बा निकालकर एक पान मुंह में रखकर चबाते चबाते चले गए।